नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती और सवाल इंडिया का आज बहुत बड़ा है, महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्दा बड़ा है। सवाल इंडिया का यह कि महिला आरक्षण पर आखिर धमकी क्यों दी जा रही है, वो भी मणिपुर वाली धमकी। आज बात उस पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक की करने जा रहे हैं जो देश की राजनीतिक तस्वीर को बदल सकता है। केंद्र सरकार कल से एक विशेष सत्र बुलाने जा रही है जिसके एजेंडे की वजह से बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधरों के पसीने छूट रहे हैं। सरकार बिल में संशोधन के जरिए महिला आरक्षण कानून को 2029 से लागू करना चाहती है। अब यह बिल है नारी वंदन कानून 2023, जिसे महिला आरक्षण कानून भी कहा जाता है। अब आगे की बात को जरा ध्यान से सुनिए ताकि बहस को आप अच्छी तरह से समझ पाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार इस आरक्षण को लागू करने के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाना चाहती है। 2023 में जब यह कानून बना था तब कहा गया था कि यह मौजूदा जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा। परिसीमन का मतलब होता है चुनाव क्षेत्र की सीमाओं को फिर से तय करना। लेकिन अब क्योंकि नई जनगणना में देरी हो रही है, इसीलिए सरकार ने इसे पुरानी जनगणना के आधार पर ही लागू करने का फैसला किया है। यानी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों में 50% की बढ़ोतरी पुरानी जनगणना के आधार पर की जा सकेगी। अब सरकार का प्रस्ताव है कि महिला आरक्षण के लिए लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 816 कर दी जाएंगी। फिलहाल लोकसभा में सीटों की संख्या 543 है। अब इसका मतलब यह हुआ कि 247 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अब सरकार पूरी तैयारी के साथ इस बिल को लेकर आ रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में अलग अलग फील्ड की जानी मानी कामयाब महिलाओं के साथ अपने विचार साझा किए थे। ये तस्वीर उस वक्त की है जब उन्होंने महिला आरक्षण बिल पास हुआ था और सारी महिला सांसदों ने उन्हें धन्यवाद दिया था। लेकिन राजनीति के अलावा शिक्षा, विज्ञान, खेल, सामाजिक कार्य, संस्कृति से जुड़ी महिलाओं ने इस सम्मेलन में शिरकत किया था। लेकिन आप देखिए कि कैसे विपक्ष की आवाजें जो हैं वो लगातार इसके खिलाफ उठ रही हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि आखिर प्रधानमंत्री जिस बिल को लेकर अलग अलग क्षेत्रों की सफल महिलाओं से मिल रहे हैं, उसको लेकर विपक्ष क्यों आवाज उठा रहा है और क्यों नाराज है और क्या बात कह रहा है। संजय राउत ने आज एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आप हैरान होंगे। वो कह रहे हैं दक्षिण के राज्यों में मणिपुर जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। किससे? महिला आरक्षण बिल से। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत महिला आरक्षण का बिल लाया जा रहा है। अब आपको बताऊं कि मायावती क्या कह रही हैं। मायावती ये कह रही हैं कि महिला आरक्षण में एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा दिया जाना चाहिए। और कांग्रेस इस मामले में पहले ही कह चुकी है। ये भी आपको बताऊं, सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को। राहुल गांधी इसको लेकर मुखर है। कांग्रेस का स्टैंड यह है कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ही ये बिल बीजेपी और एनडीए लेकर आ रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा दिया जाए। तो ये सारे वो विरोध है जो आपने सुन लिए। बाकी सवाल तो फिर भी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि उत्तर बनाम दक्षिण हो जाएगा। आप जिनको देख रहे हैं, जिनके राज्य में चुनाव है, एमके स्टालिन, ये क्या कह रहे हैं? दक्षिण के राज्यों की आवाज को उठाने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे साथ ये एक तरह का अन्याय होगा। अब सोचिए, क्या 816 सीटों का नया गणित दक्षिण भारत के राजनीतिक रसूख को खत्म करने की साजिश है? और इसीलिए महिला आरक्षण को लेकर उत्तर वर्सेस दक्षिण की लड़ाई हो गई। आज ये भी पूछ रही। बहस शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। It is politically motivated. महिला आरक्षण के आड़ में और आप देश का पॉलिटिकल मैप बदलने जा रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में देश का मैप बदल जाएगा। हमारी कुछ मांग थी, कोटा विद इन कोटा, वो मांग आज भी रहेगी। नरेंद्र मोदी का सपना नारी का वंदन, नारी का सशक्तिकरण। यही हमारे पास एक अच्छा मौका है कि ये विषय को कंक्लूड किया जाए, माता को आरक्षण दिया जाए, बहनों को आरक्षण दिया जाए। सही है, अब इसे आगे बढ़ाने की कार्रवाई का हमारी पार्टी स्वागत करती है। हालांकि वोट डिले है, फिर भी हमारी पार्टी इसका, चाहे वो डिले भी हो गया, फिर भी इसका वेलकम करती है, स्वागत करती है। तो आज जिस
सवाल इंडिया के क्या है आपको सबसे पहले बताती हूं। महिला आरक्षण पर मणिपुर वाली धमकी दी जाएगी। सवाल यह कि परिसीमन पर उत्तर दक्षिण की लड़ाई आखिर कैसे शुरू हो सकती है। महिला आरक्षण को लेकर हड़बड़ी में है क्या सरकार? महिला आरक्षण के लिए क्या सीट बढ़ाना जरूरी है? 273 महिला प्रत्याशी कहां से लाएंगे राजनीतिक दल? और अगर इतनी महिला प्रत्याशी हैं तो पहले से क्यों टिकट नहीं दिए? चुनावी टिकट में 33% आरक्षण क्यों नहीं देती हैं पार्टियां? इसके लिए आरक्षण की जरूरत है। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे कराऊं। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेहा जोशी जी हैं, आप स्क्रीन पर उन्हें देख रहे हैं। हमारे साथ आरएलडी के महासचिव मलूक नागर जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अजीत झा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। अनुमा आचार्य जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की हैं। फराज किदवई साहब हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और विवेक श्रीवास्तव जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेफ्ट का पक्ष रखते हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत नेहा जी आपके साथ कर रही हूं, क्योंकि आजकल आपकी पार्टी ने कहा है सिर्फ महिला प्रवक्ता जाएंगी हर डिबेट में। महिला आरक्षण बिल से पहले उन्होंने जो ये स्टैंड लिया है बहुत अच्छा है, मैं तो चाहती हूं हर समय भेजें। लेकिन सबसे बड़ी बात लोग पूछ रहे हैं और विपक्ष पूछ रहा है कि आप लोगों ने आखिर अगर रिजर्वेशन देना भी है तो परिसीमन के आधार पर क्यों, और परिसीमन क्यों उससे पहले? विपक्ष का सवाल है, जो मौजूदा है उसमें दीजिए, तो जरा लोगों को भी बताइए क्यों। धन्यवाद सुचारिता जी। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि पिछले 24 घंटों में खासकर विपक्ष बहुत मुखर होकर आगे आया है। उनको ये समझ में आ गया है कि महिला आरक्षण बिल जो है वो अगर इस देश में आ गया तो जैसा वो कह रहे हैं कि देश का एक जिसे कहते हैं कि लोकतांत्रिक मैप जो है वो चेंज होने वाला है, और होना भी चाहिए। 65% टर्नआउट महिला वोटर्स का पिछले इलेक्शन में रहा था। 19 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे महिला जो थे वोटर्स वो पुरुषों से ज्यादा निकल कर आए, और 3 दशक से सुचारिता ये बिल लंबित है। ये कोई आज की मांग नहीं है कि महिला आरक्षण होना चाहिए। आप तमाम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ने इंटरनल आरक्षण क्यों नहीं किया, पहले अपने पार्टी में व्यवस्था करते, वो सारे आर्ग्यूमेंट को दरकिनार करते हुए आज ये बिल आया है, 23 में पास हो गया था। आज गवर्नमेंट ऐसे प्रोविजन लेकर आ रही है कि इसको डी लिंक कर रही है, और आज इसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ जब कदम उठाए जा रहे हैं तो ऑपोजिशन किस बात का हो रहा है अभी तक आपको कहीं भी कोई क्लैरिटी नहीं दिखेगी। ये किसका ऑपोजिशन कर रहे हैं? ये आरक्षण को ऑपोजिशन करे, महिला आरक्षण नहीं होना चाहिए, नहीं कर ही नहीं सकते। ये इस बिल को अपोज करे, नहीं, ये तो इनके सहयोग से ही भारतीय जनता पार्टी ने पास कराया था। ये टाइमलाइन को अपोज कर रहे हैं, ये तो कह रहे थे उसी दिन लागू कर दो जिस दिन ये बिल 23 में पास हुआ था। तो ये जो अपोज कर रहे हैं इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट नहीं है सुचारिता, इसका आर्ग्यूमेंट केवल पॉलिटिकल है। इनका कहना है हम जो 3 दशक में नहीं कर पाए आप कैसे उसे कर पाएंगे। इसमें तमाम नॉर्थ वर्सेस साउथ का आर्ग्यूमेंट लेके आए गवर्नमेंट ने, उसको भी धराशायी कर दिया, कह दिया हम 50% सीट्स बढ़ा रहे हैं। वो तो डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर होता है। ये आर्टिकल 81 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो होती है वो जो पॉपुलेशन आधार है वो सो फार एज प्रैक्टिकेबल होता है। उसमें कैविएट है जो कहती है डिलिमिटेशन कमीशन जो स्थिति उस समय ग्राउंड पर है उसके आधार पर कुछ चेंजेस कर सकती है। उन्होंने आज कह दिया 50% सीटें सारे स्टेट्स की प्रोपोर्शनेटली बढ़ेंगी। अब बताइए किस आधार पर ये विरोध करेंगे? नहीं, उन्होंने ये कहा आप करिए, विरोध कोई नहीं कर रहा है। विपक्ष सब ये कह रहे हैं कि आप करिए, लेकिन आप परिसीमन करके क्यों करना चाहते हैं? आप संख्या बढ़ाना चाहते हैं। इसका थोड़ा मैथ्स एक बार मैं जरा समझाऊंगी भी। नेहा जी आप बोलना चाह रही मैं जानती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक संसद का एक गणित समझा देती हूँ कि इसको पास करने के लिए विपक्ष की जरूरत क्यों पड़ेगी। संविधान जरा इसको स्क्रीन पर चलाइए। संसद का मैथ्स जो है, संविधान संशोधन बिल को पारित करवाने के लिए सदनों में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। अब इस विशेष बहुमत का मतलब होता है सदन की कुल संख्या का बहुमत और वोटिंग कर रहे सदस्यों को 2/3 संख्या। अब उदाहरण के लिए अभी लोकसभा की सदस्यता, गलत ग्राफिक चला रहे हैं आप, अभी लोकसभा की सदस्यता की कुल संख्या 540 है। अब आप मुझे ये समर्थन के लिए इनको 360 सांसदों के वोट की जरूरत है, और संख्या बल को देखें तो लोकसभा में एनडीए के सांसदों की संख्या 292 है। संसद मैथ्स ग्राफिक चलाना है आपको। और इसी के साथ आपको बताऊं कि अब इनके पास 68 सांसदों की संख्या कम है। तो अगर 68 सांसद कम है एनडीए के गणित में तो ये कहां से आएंगे, जरा इसको समझना चाहिए। मैं एक बार अनुमा जी आपके पास आ रही हूं, मुझे ये बताइए आप लोग समर्थन देंगे कि नहीं देंगे? सीधा सवाल है। महिला आरक्षण पे आप लोगों ने हाँ किया, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो साजिश कर रहे हैं। नमस्कार आप सभी को। देखिए, ये तो पूरा बिल ही कांग्रेस की आइडियोलॉजी के ऊपर बना है
ये जैसे 73वां और 74वां संशोधन से हमने 33% महिलाओं को निकाय चुनावों में उनको नेतृत्व दिया, और आज लगभग 15 लाख से ज्यादा महिलाएं निकायों में और अलग अलग जो हमारी बॉडीज है, रूरल बॉडीज है, उसमें आज वो नेतृत्व कर रही हैं। तो ये तो हमारा ही कॉन्सेप्ट है ना, हम ही चाहते हैं 33% आरक्षण। ये कोई नई चीज तो नहीं है जो बीजेपी कहीं से उठा कर ले आई है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब इन्होंने इसे सितंबर में प्रस्तुत किया तो हमने तुरंत, सभी विपक्ष की पार्टियों ने तुरंत उसको समर्थन दिया और पारित किया, लेकिन उसके बाद उसमें एक इफ्स एंड बट्स लगा दिए गए कि अब इसको 2029 से लागू करेंगे, परिसीमन होगा। जनगणना क्यों नहीं होगी? 2021 में जनगणना होनी थी, आज 15 साल हो गए, यानी हम 2021 की जनगणना पर हैं, जिसके कारण बहुत से लोगों को नेशनल, बीच में मत बोलिए, रट के आने वाले लोग आप लोग हो, कठपुतलियां हो आप लोग, प्लीज आप बीच में नहीं बोलेंगी। इन कठपुतलियों को आप दिखा सकते हैं एनडीटीवी पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये कैसी भाषा है अनुमा जी? अनुमा जी एक सेकंड, आप मेरे लिए मेहमान है ना, वैसे ही नेहा जी भी हैं, तो व्यक्तिगत क्यों टिप्पणी करना? आप उन्हें कठपुतली कहेंगी, वो आपको कहेंगे। क्यों बोलेंगी? अच्छा ठीक है ना, तो ये डिबेट है मैम, ये डिबेट है, मैं उन्हें रोकूंगी, आप अपनी बात रखिए। नहीं बिल्कुल, ये डिबेट है, वो अपनी बात रखेंगी, पर आप अपनी बात रखिए। बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है ना मैम, भाई डिबेट में लोग बीच में बोलते हैं, उसका मतलब ये नहीं उन्हें कट। अच्छा ठीक है, बात रखिए, बात रखिए। मुझे मेरी बात ही पूरी करने अरे रुकिए ना मैम। बात है सुचारिता कुकरेती, आई हैव सीन दिस। इंटरप्शन जरूरी है आपके लिए, लेकिन आप सुन लीजिए। अगर विंग कमांडर अनुमा आचार्य, कोई इंटरप्शन नहीं है, अपनी बात रखिए प्लीज मैम, स्टिक टू द टॉपिक प्लीज। आप ही बोलिए। आई वाज स्टिकिंग टू द टॉपिक, यू आर इंटरफेयरिंग अननेसेसरली। नहीं, मैं रोकूंगी जब आप मेरी मेहमान को कठपुतली बोलेंगी। फिर आप शुरू हो गई बीच में। आप बीच में क्यों इस तरह से बात करने लग जाती हैं? मुझे तो लगा था कि आप कैसी शालीन प्रवक्ता। नहीं, आप इस तरह से भाषा मत बोलिए ना खराब। मेरा मतलब ये है, आप बात करिए ना अपनी। आपने दूसरे व्यक्ति को कुछ नहीं कहा, वो बीच में। अरे भाई, मैं उन्हें रोकूंगी ना, उससे पहले आपने मौका दिया, आप बीच में बोलने लग गई। आप बात रखिए ना अपनी। बोल दूंगी तो आप लोगों को बुरा लग जाता है। नहीं मैम, बुरा नहीं लगता, अपनी बात रखिए। सीधी बात यह है कि जो मैं बात कर रही हूँ, 73वां 74वां संशोधन हम लेकर आए, बिल हम लेकर आए, और उसके बाद अब भी हम जनसंख्या जनगणना क्यों नहीं हो रही है? ये जो कहानी है, ये उत्तर और दक्षिण को लड़ाने की कहानी है। जिस तरह से आपने हिंदू मुस्लिम किया, अमीर गरीब किया, और आज उत्तर और दक्षिण को लड़ा रहे हैं। अच्छी तरह सब जानते हैं कि 543 का पूरी सीटें हैं, और इसके बाद 816 हो जाएंगी, क्योंकि लगभग 1.5% 1.5 गुना बढ़ रहा है। तो उसमें क्या आप मेरी बात सुन रही हैं या सुन भी नहीं रही हैं? अब अगर उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और उसमें अगर उसका बढ़ती है तो वो 120 हो जाती हैं, और अगर तमिलनाडु की सीटें जो कि 39 हैं, अगर वो भी वैसे ही बढ़ती हैं 1.5 गुना, तो वो पहुंच जाती हैं 59। यानी कि अगर आप उत्तर भारत की सारी सीटों को मिलाते हैं, उत्तर भारत की पूरी सीटों को मिलाते हैं, तो वो 400 के लगभग होती है, जबकि उधर 200 बढ़ रही हैं और उधर केवल 65 बढ़ रही है। तो एक तरह से ही सरकार चाहती है कि हम उत्तर भारत को ज्यादा वरीयता दें और दक्षिण भारत का कोई रोल ना हो। ये वो लड़ाई है। और दूसरी चीज, जनसंख्या जनगणना क्यों नहीं हो रही है? जनगणना होना चाहिए। इससे पूरी जगह गलत डेटा जा रहा है, सही डेटा ठीक है पास नहीं है। फराज जी को भी लीजिए स्क्रीन पर। ठीक है मैम, आपने अपनी बात रखी है। अब मैं जरा एक बार जो गणित आप बता रही हैं उसी को रख रही हूँ। नेहा जी जवाब देना चाह रही है, मैं आ रही हूँ जरा मैम, जरा और मेहमानों के पास भी चली जाऊं। ठीक है, अब ये जो स्क्रीन पर आप ये देख रहे हैं, इसको जरा मैं समझा देती हूँ। जो बात अनुमा जी कह रही हैं कि सरकार जो बिल पेश करने जा रही है, उसके तहत परिसीमन का आधार 2011 की जनगणना है। अब इसके अलावा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या में 50% की बढ़ोतरी की जा रही है। यानी प्रस्ताव लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं वो 80 से बढ़कर 120 हो जाएंगी, और इसी तरह बिहार में सीटों की संख्या 40 से बढ़कर 60 हो जाएगी। अब दक्षिण के जो राज्य हैं, उनकी जो बढ़ी हुई सीटें हैं, उनके बाद भी, क्योंकि हर राज्य में सीटें बढ़ेंगी, जैसे कि उदाहरण के रूप में तमिलनाडु में 39 सीटें हैं जो परिसीमन के बाद 59 हो जाएंगी। उसी तरह से ये बढ़ी हुई सीटें हैं जो आप देख रहे हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरलम की, इनको भी अगर मैं जोड़ूं तो 194 होंगी। यानी परिसीमन के बाद दक्षिण के इन 5 राज्यों की 194 सीटें और उत्तर में सिर्फ यूपी और बिहार में 180 सीटें। इसीलिए विरोध किया जा रहा है। तो मलूक जी मुझे जरा बताइए, अगर ये विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि दक्षिण की जो पावर है एक तरह से कम कर दी जाएगी, तो क्या गलत कह रहे हैं विपक्ष? मलूक जी
देखिए, जो विपक्ष की जो बात है या कांग्रेस की जो बात है या सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टियों की जो बात है, इनकी बात होती कौन सी ठीक है? जो इनका सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है, या उसी को नहीं संभाल सकते, देश को संभालने की क्या बात करेंगे? ये तो कुछ का कुछ बोलना ही है। अरे ऐतिहासिक दिन है, सीटें बढ़ रही हैं। जब देश में बंटवारा हुआ 1947 में 31 करोड़ के करीब लोग थे, जिसमें 24-25 करोड़ हमारे देश में रह गए और करीब 6 करोड़ 7 करोड़ के आसपास पाकिस्तान में पहुंच गए। जब 545 सीटें थी हमारे देश में, आज भी 545 में 2 एंग्लो इंडियन की हैं, इसलिए 543 पे चुनाव होता है। तो जब 31 करोड़ पे 543, फिर 26 करोड़ पे 543, आज 147 पे 147 करोड़ पे सीटें बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? दूसरा, अगर सीटें बढ़नी होंगी तो क्या परिसीमन के बगैर हो जाएगा? जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के अखबार में लेख आ रहे हैं कि परिसीमन हो रहा है, गलत हो रहा है। अरे परिसीमन के बगैर क्या सीटें बढ़ सकती हैं? और जो लेडीज को रिजर्वेशन की बात आई है, तो क्या लेडीज के सीट बढ़ करके अगर परिसीमन पे और ज्यादा हो रही है 33% में, जो 273 के करीब हो रही हैं, तो इनको दिक्कत किसी को क्यों है? अगर कांग्रेस का सबसे बड़ा परिवार देखें जो माननीय सोनिया गांधी जी का है, उसमें सोनिया गांधी जी खुद सांसद, प्रियंका गांधी जी खुद सांसद, तो क्या इसमें परिसीमन होने में सीटें बढ़ रही हैं? तो क्या कांग्रेस ये नहीं चाहती कि देश की लेडीज भी, दूसरी सोनिया गांधी, माननीय सोनिया गांधी जी की तरह, माननीय प्रियंका गांधी जी की तरह देश के लोकसभा में और प्रदेशों की विधानसभा में नहीं? और देखिए, एक तो मैं सवाल नहीं, और एक सवाल सबसे जो बयान जो एक आया, जो कि वाकई आपत्तिजनक था, विवेक श्रीवास्तव जी, फराज जी सुनिए जरा इसे। संजय राउत कह रहे हैं परिसीमन होगा तो मणिपुर जैसे हालात हो जाएंगे, हिंसा जैसे हालात हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है विवेक श्रीवास्तव जी? मतलब ये तो ऐसा लग रहा है महिला आरक्षण बिल ये ऐसा मौका था जिस पर शायद एक सेलिब्रेशन होता है या महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात होती है, उसमें हाँ 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 तो सब करते हैं, पीछे से फिर ऐसे बयान देते हैं। विवेक जी नहीं, देखिए आपको मैं बताऊं, 90 के दशक में गीता मुखर्जी 7 बार कंटिन्यूएशन में सांसद रही थी सीपीआई की, और पहला ड्राफ्ट महिला आरक्षण बिल का पार्लियामेंट में 90 के दशक में प्रस्तुत किया गया था। फिर एक ज्वाइंट, और ये प्राइवेट मेंबर बिल था, याद रखें आप। उसके बाद सभी पार्टियों ने संघर्ष करा। सीधा बताओ, महिलाओं के लिए आरक्षण चाहते हो या नहीं? और परिसीमन होना चाहिए कि नहीं? लोकसभा की सीटें बढ़नी चाहिए या नहीं? सीधा बोलो विवेक भाई। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। मैं तीनों को उत्तर आपको देता हूं। तो जैसा मैंने आपको कहा, इसकी शुरुआत सेकुलर पार्टियों ने करी थी मोदी जी के कार्यकाल में। अगर आपने आरक्षण को मंजूरी दी है, हम सभी उसका स्वागत कर रहे हैं। किसी ने नहीं कहा कि महिलाओं को आरक्षण आप ना दें, लेकिन कई क्वेश्चन मार्क हैं। सेंसस कब, क्या कास्ट का सेंसस उसमें आप डालेंगे नहीं डालेंगे? बैकवर्डों का रिजर्वेशन उसमें होगा नहीं होगा? तो अभी ये ड्राफ्ट अपरिपूर्ण है, इसके अंदर बहुत सी डिमांड्स हैं जो अभी पूरी तरीके से इंटीग्रेट नहीं हुई है। दूसरा, जिस डिलिमिटेशन की बात, परिश्रमण की बात आप कर रहे हैं, वो एक साजिश है कि दक्षिण भारत जो भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करता, उसका वर्चस्व, उसका स्टेक पार्लियामेंट के बिल मेकिंग बॉडी में आप कम करने की कोशिश करेंगे। आप जो बीजेपी शासित राज्य हैं उसमें प्रोपोर्शनली सीटें ज्यादा आएंगी, तो आपको चीजें, पूरा दक्षिण भारत आपके खिलाफ है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। पर विवेक जी, सुनिए विवेक जी, आप क्या ये मानकर चल रहे हैं ये राज्य बीजेपी शासित ही रहेंगे? अरे भाई 2027 में तो अभी देखिए, मुझे नहीं पता, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, आप क्या मान कर चल रहे हैं कि यही रहने वाले हैं सत्ता पे? फिर तो ठीक है, फिर तो ये कर रहे हैं नाइंसाफी। नहीं, बिल्कुल है, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हटे। लेकिन बीजेपी को ऐसा लगता है, इनका कैलकुलेशन, इनकी प्लानिंग है कि दक्षिण भारत के अंदर जहां लिटरेसी रेट ज्यादा है, जहां पे एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है, आप फेल करिए ना, उस धर्म की राजनीति कामयाब नहीं होगी, जबकि यहाँ पे धर्म भीरू लोग ज्यादा हैं। मुझे ऐसा लगता है, एक सेकंड, आपने जो बात कही है, अजीत झा को भी मैं स्क्रीन पे ला रही हूँ, अजीत जी और फराज जी को लाइए। अजीत जी ये कह रहे हैं कि, अच्छा पहले फराज जी के पास जाएंगे एक बार, क्योंकि फराज जी, उत्तर प्रदेश की सीटें सबसे ज्यादा बढ़ जाएंगी, 120 सीटें, और ये मान के चल रहे हैं वहां तो बीजेपी रहेगी।
तो ये तो फिर आप पर सवाल उठा रहे हैं। सुचारिता जी, देखिए सवाल ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सीटें 120 हो जाएंगी या बिहार की कितनी हो जाएंगी। हमको पहले देश के बारे में सोचना है। बड़ी बात। आपने अभी एक बहुत अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की ने आज ये डिसाइड किया है कि उनके जो पैनलिस्ट हैं वो महिला पैनलिस्ट आपकी डिबेट में आएंगी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक राय दे देता हूं कि ठीक है, पैनलिस्ट आप महिला तो भेज रहे हैं, लेकिन लोकसभा में भी अपनी पार्टी से टिकट दे करके ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आपको भेजना चाहिए था। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की आज की तारीख में लोकसभा में जो महिलाएं हैं वो 12.7% हैं, और जो इन्होंने टिकट दिया था वो 69 महिलाओं को दिया था, यानी 15.7%। अगर आप हमारी पार्टी की बात करिएगा तो हमने 22% से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया था। तो पहले तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना घर ठीक करना पड़ेगा। ये खाली बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होगा। मलूक भाई, डीलिमिटेशन के ऊपर एक शेर सुन लीजिए। मलूक भाई, आप तो समाजवादी विचारधारा से आते हैं, तो 2 लाइनें सुन लीजिए कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं, और मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। आप भी हमारे साथ तमाशबीन पहले नहीं थे, मगर अब आप तमाशबीन हो गए हैं। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं सुचारिता जी, ये शेर उल्टा आप पर भी तो लागू होगा कि क्या ये आपको यकीन है? आपको यकीन है अपनी परफॉर्मेंस का आने वाले चुनाव में, उसके बाद लोकसभा में? तो फिर कॉन्फिडेंटली जाइए ना, इसको एक्सेप्ट करिए। बोलिए दक्षिण हो या उत्तर, यहाँ हमारी ही सीटें आएंगी। परिसीमन होगा तो भी होगा हमें फायदा। नहीं सुचारिता जी, बात हमारी और तुम्हारी की नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हमको साउथ इंडिया के लोगों के साथ न्याय करना चाहिए। ठीक है। और अन्याय कैसे हो रहा है, अगर आप 20 सेकंड दीजिए तो मैं आपको बताइए कि हमारा जो हिंदी हार्टलैंड है, हमारा जो हिंदी हार्टलैंड है, जो 6 स्टेट्स हैं, उसमें जो सीटें बढ़ रही हैं वो 76.8% बढ़ रही हैं। और आज हिंदी हार्टलैंड में जो संसद में जो हमारा प्रतिशत है वो 38.1% है ऑफ 543 सीट्स, ये बढ़ करके 43% हो जाएगा। लेकिन साउथ का परसेंटेज 24.3% से घट करके 20.7% हो जाएगा। तो एक हिसाब से साउथ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन सुचारिता जी हम कम कर रहे हैं। हमको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सीटें 120 हो जाएंगी। हमको चिंता ज्यादा यह है कि साउथ के हमारे जो भारत के जो नागरिक हैं, जो साउथ इंडिया में रहते हैं, संसद में उनकी आवाज कमजोर हो जाएगी। ठीक है। अब मैंने वो फिगर्स भी चलाई हैं, मैंने वो स्क्रीन पर बकायदा फिगर्स चलाई और मैंने ये दिखाया कि कैसे 2 राज्यों के जो गणित है वो सीधे 120 पर पहुंच रहा है, यहाँ पर 180 पर पहुंच रहा है, और यहाँ 5 मिलाकर 194 हो रहा है। तो अजीत जी, ये क्या वाकई में एक तरह से दक्षिण के राज्यों के साथ एक हम कहें चीटिंग है, उन्हें एक तरह से हाशिए पे डाला जा रहा है, उनकी संख्या कम की जा रही है, तो दिख रहा है उसमें? बताइए। देखिए, एक दूसरा एंगल लाते हैं डिबेट में। ठीक है। जितने दक्षिण के राज्य हैं सबके पास कोस्ट है, इंडियन ओशन हो, बे ऑफ बंगाल हो, अरेबियन सी हो। नॉर्दर्न जितने स्टेट्स हैं उनके पास कोस्ट नहीं है। तो जिस स्टेट के पास कोस्ट होता है उसका जो खर्च होता है ट्रांसपोर्ट पर वो 0 हो जाता है, तो उनको एडवांटेज मिलता है। उसी एडवांटेज के अंतर्गत उनका इकोनॉमिक ग्रोथ इतना आगे बढ़ा कि सारे सदर्न स्टेट्स कम पॉपुलेशन के बावजूद भी आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो उनका लिटरेसी बढ़ा तो पॉपुलेशन घटा। तो ये तो अच्छी बात है ना। तो इसको इतना बड़ा इशू बना लेना, क्योंकि आखिर 1971 में परिसीमन को फ्रीज कर दिया गया। अब ये जिंदगी भर तो फ्रीज नहीं होगा, कभी ना कभी तो इसको बढ़ाना ही पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी भी बार बार चाहती थी कि बढ़े, पर साउथ से प्रेशर आता था तो उसके बाद उन्होंने फ्रीज किया। पर ये फ्रीज कब तक चलेगा? माने सोचिए, 1971 माने शायद आपका बर्थ भी नहीं हुआ हो उस समय जब इसको फ्रीज किया गया, तो कभी ना कभी तो खोलना पड़ेगा। तो अब 2000 पहले हुआ था कि अच्छा ठीक है, जो नया सेंसस आएगा उसके अनुसार। बीच में कोविड हो गया,
2021 में तो कोविड हो गया, तो उसके बाद ये आगे बढ़ गया, सेंसस 26-27 में होगा। पर अब आइडिया था कि लोकसभा चुनाव के पहले इसको किया जाए, उसीलिए 2011 जो पिछला सेंसस है उसका रिकॉर्ड रखा गया। अब उसके अनुसार नेचुरली कुछ ना कुछ तो अभी जो है तुरंत जब वो इंप्लीमेंट होगा तो सदर्न स्टेट्स का कुछ पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन घट जाएगा, यह मैं मानता हूं। हाँ। पर ये जिंदगी भर लॉक नहीं होगा ना। जैसे कि मैं कहते हैं कि यूपी नॉर्दर्न स्टेट्स में बीजेपी का बहुत इन्फ्लुएंस है, तो 2024 में तो 30 सीट बीजेपी जीती यूपी में। तो ये तो बदलता रहता है चेहरा। ठीक, मैं इसी बात को आगे बढ़ा रही हूँ। नेहा जी आपके वापस आ रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे सारे पैनलिस्ट ने एक कॉमेंट कर लिया। मैं नेहा जी आपके पास आ रही हूँ, जरा बताइए, बहुत से आरोप लग रहे हैं भाई, उत्तर दक्षिण वाला आरोप है, और बात अभी जो फराज जी ने कही कि पहले अपनी पार्टी के अंदर प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग, पहले ही कर दीजिए। ये बात चर्चा पहले भी होती रही है। यहां पर ये कहना कि भाई हम डिलिमिटेशन करके संख्या बढ़ाएंगे, फिर उसमें रिजर्वेशन देंगे, लेकिन पहले पार्टी के अंदर तो कीजिए। इतनी सारी महिला आप आवाजें और सांसद और विधायक ला पाएंगे? सुचारिता जी, सबसे पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आजकल सारे कांग्रेस की प्रवक्ता राजीव गांधी जी को याद कर रहे हैं और कैसे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके पंचायती राज में रिप्रेजेंटेशन दिया। तो जब विरासत की बात होती है ना सुचारिता जी, तो मजेदार बात यह है कि पूरी बात करनी पड़ती है विरासत की। तो शाह बानो नाम की एक महिला थी 62 साल की, उन्होंने बता दिया था कि कांग्रेस पार्टी कितनी महिलाओं के हितों के प्रति चिंतित है। तो विरासत की बात होगी तो पूरी बात होनी चाहिए। अजीत जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि 71 में ये फ्रीज किया गया था डिलिमिटेशन, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए और इसे हमेशा के लिए फ्रीज नहीं किया जा सकता, और इसीलिए परिसीमन करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन हाँ, वो परिसीमन कैसे करना है वो हमारे डिलिमिटेशन कमीशन के हाथ में है। डिलिमिटेशन कमीशन ने आज ही कहा है कि 50% प्रोपोर्शनेटली 50% सीटें सारे राज्यों में बढ़ा दी जाएंगी। इससे क्या होगा, आपने अभी बहुत अच्छा एक ग्राफिक दिखाया था, उसमें बताया गया था कि अगर 2011 की जनगणना के आधार पर हम ये परिसीमन करते तो तमिलनाडु जिसकी 39 सीटें थी वो 49 सीटें होती, लेकिन ये 50% का फॉर्मूला जब लगता है तो वही सीटें 59 हो जाती हैं। इसी तरीके से तेलंगाना की 17 से 24 होती, उसके बजाय वो 25 हो जाएगी। कर्नाटका की 28 से आंध्रा की 25 से 33 होती है, उसकी जगह वो 37 हो जाएंगी। तो जो परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट है जो अभी 23.8 है, वो आगे बढ़कर भी 23.9 रहेगा। तो अगर आप प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बात करें सुचारिता, जो गणित अगर कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ा सा पढ़ना सीख जाते तो आप देखते कि यहाँ किसी के हितों का हनन नहीं हो रहा है। हाँ, जो आप जिस तरीके के आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आ रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये है भावना जो हिंदी बेल्ट के लिए, हिंदी हार्टलैंड के लिए इनकी रही है। मुझे लगता है यही कारण है कि लार्जली यहाँ से रिजेक्ट होते गए हैं। बार बार ये आर्ग्यूमेंट कहते हैं कि राहुल गांधी जी चुनाव लड़ने केरल जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अरे भैया, उत्तर प्रदेश वालों ने या बिहार वालों ने आपको अगर अनम्यूट करिए विवेक जी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको हे भावना से देखें और आप उनके रिप्रेजेंटेशन पे ही क्वेश्चन कर दें। इस नजर से विवेक जी वो ये कह रही है कि दक्षिण और उत्तर को लड़ाने वाले बयान तो पार्टी के नेता देते हैं, विपक्ष के नेता देते हैं, और यहाँ पर अब दक्षिण के हितैषी बन रहे हैं। वैसे हमेशा दिखाते हैं कि उत्तर भारतीय जो हैं कम पढ़े लिखे हैं। क्या ये लोग पढ़ाई करके आते हैं? क्या नहीं, देखिए जो डेटा नेहा जोशी की पार्टी की सरकार है तरीके से तर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि महिला। अच्छा ठीक है, वो उनकी बात सुनिए, उनकी बात सुनिए, लागू होने वाला है। आप सुनिए नेहा जी, उनकी बात सुनिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आप सुन लीजिए मेरे प्रश्न को। क्या आपको अपनी सरकार पे, मोदी सरकार पे जो आपकी पार्टी है उसके डेटा पे विश्वास है? हाँ या ना बताइए, जरा बताइए, हाँ या ना कहिए। आई आस्क्ड यू सिंपल क्वेश्चन। मैं ना है आपको, कौन सा आप मेरी बात मान जाएंगे? मालूम है कि उसके अंदर, होल्ड ऑन प्लीज मैडम, क्या आपको मालूम है उसके अंदर लिटरेसी डेटा पर स्टेट के हिसाब से क्या आंकड़े किस राज्य के हैं? अरे लिटरेसी डेटा का इससे क्या लेना देना है? एक वोट की एक वैल्यू होती है, वो अनपढ़ का वोट हो या पढ़े लिखे का वोट। साउथ के देश, अगर साउथ के आपका लुटियंस वाला ये भारत में नहीं चलेगा। सुचारिता जी, इनका सेट इतना एलीट है, ये लुटियंस से बाहर नहीं निकलना चाहते, ये चाहते हैं कि अनपढ़ के वोट की वैल्यू आधी कर दी जाए। डाइवर्जेंस मत करिए आप, ये मुझे शिक्षा नहीं। बट अगर वो सुनिए, वो जो बात कह रही हैं मूल रूप से वो ये कह रही हैं कि पढ़ा लिखा या ना पढ़ा लिखा वोट तो हर कोई देगा, उसका पढ़े लिखे से क्या मतलब? वो ये कह रही है वोट की वैल्यू बढ़ा देंगे। अनुमा जी बोलना चाह रही है, आ रही हूँ अनुमा जी के पास जा रहे हैं। अनुमा जी को लीजिए स्क्रीन पे। अनुमा जी, वो बहुत सारे आरोप लगा रही हैं, अब आप उसका जवाब देना चाहेंगे? मुझे लगता है उन्होंने, आपने सुन लिया है वो क्या कह रही हैं।
अब ये अगर अनुपात में बढ़ेंगे, ब्रीफिंग में रट हाँ। कर आई है बहुत सी चीजें, पर मैं आपको एक चीज से बताना चाहती हूँ कि पूरा गेम नंबर्स का होता है। यहाँ पर परसेंटेज की बात नहीं होती है, सीट्स नंबर से होती हैं। 137 सीटें बहुमत के लिए बढ़ रही हैं और उन 137 सीटों के बढ़ने में 200 सीटें बढ़ रही हैं नॉर्थ इंडियन राज्यों की और 65 बढ़ रही हैं उस तरफ की। तो ये जो संख्या का गेम है बहुमत वाला, ये पूरी कहानी वहां जाके टूटती है, उसकी रटाई इनको नहीं करवाई गई है। इसलिए इनको मैं बता देती हूँ, जनगणना होने के बाद परिसीमन होता तो सही होता। और दूसरी चीज ये है कि जो संख्या होती है बहुमत की, वो आंकड़ा जो आज 272 है वो 137 बढ़कर 409 पर पहुंचेगा। उस समय उत्तर भारत की जो सीटें हैं उनकी वरीयता बढ़ जाएगी और दक्षिण भारत की सीटें केवल 65 से बढ़ेंगी। इसके बारे में आज इनको सुबह नहीं पढ़ाया गया था, इसलिए नहीं बता पा रही हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि पूरे लोग इस बात को समझें कि इसमें उत्तर भारत की सीटें बढ़ाई जा रही है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही हैं और जो बहुमत का आंकड़ा है उसके सिर्फ 40 सीट की जरूरत पड़ेगी। टोटल 40 सीट की दूसरी जरूरत पड़ेगी। सुनिए, कठपुतलियों से बात नहीं कर रहा है। कमीशन क्या कह रहा है, मैं बात कर रही हूँ। लिमिटेशन कमीशन क्या कह रहा है, उससे अच्छा, एक मिनट, अच्छा नेहा जी, एक मिनट उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद बोलने की जरूरत नहीं। सुचारिता जी मेरी बात का जवाब नहीं दिया है। क्या, कौन सी बात? कठपुतलियों की तरफ रट्टा हुआ कोई बोलता है तो उस पे मेरा मैं नहीं जाना चाहती। आप अच्छी तरह समझ रही हैं जो मैंने कहा, आपके तो समझ में आया होगा। बीजेपी की सुबह की ब्रीफिंग में इनको ये नहीं बताया गया था, इसलिए ये भूल गई है। तो इसलिए ये जरूरी है कि पहले जनगणना हो और उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनकी जो 200 सीटें और 65 जो वहां बन रही है उसके बीच में जो बेईमानी हुई है उसके ऊपर सारा डिबेट होना चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, एक मिनट, मलूक जी को भी लीजिए जरा। मैं एक बार मलूक जी के पास जाऊंगी। मलूक जी, भाई वो कह रही है परिसीमन हो उससे पहले जनगणना हो, जनगणना नहीं है तो परिसीमन क्यों कर रहे हैं मलूक जी? देखिए सुचेरिता जी, पहले तो फिर ये जवाब दे दें कि जब कांग्रेस के कार्यकाल में 1952 से लेके जब 1971 में जो डी फ्रीज हुआ इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन का, तो उसके बाद 1911 में भी अधूरी रिपोर्ट कांग्रेस ने क्यों दी थी? ये अभी 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए होल्ड पे ले लेते हैं। अभी मैं सीधी बात कह रहा हूं कि अगर 50% बढ़ा हुआ मान करके आप 80 का 120 कर रहे हैं, तो फिर कहां पे ज्यादा हो गई का पूरे के पूरे में अभी पूरा का पूरा प्रोपोर्शनेटली देखें तो ये विचार कहां से आया कि हिंदी भाषी क्षेत्र में अगर अभी सुचेरिता जी इनको बीच में रोको जरा प्लीज। अभी अगर 1 मिनट के लिए काल्पनिक तौर पे मान भी लिया जाए, जो ये कह रहे हैं इनकी बात में काल्पनिक तौर पे सही मान लिया जाए, तो क्या समाजवादी और कांग्रेस यूपी में और यहां सीट नहीं बढ़े? क्या ये चाहते हैं ये? और स्टालिन जो साउथ से जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को बिहार और यूपी को नाली के साफ करने वाले बताते हैं, तो आज ये यूपी और बिहार के साथ खिलाफत करके खड़े होके और स्टालिन के साथ खड़े हैं। ये कंफ्यूजन में क्यों है? ये जवाब दे दें दोनों तीनों बातों का। हमारे जो कांग्रेस के हैं और जो दूसरे अपने हमारे सपा के साथी बैठे हैं, दीजिए फराज साहब जवाब दीजिए भाई। उन्होंने इसे अगर आप उत्तर दक्षिण बनाएंगे तो वो भी उत्तर भारतीयों पर दिए गए स्टालिन के बयान याद दिलाएंगे। सुचारिता जी देखिए, मलूक भाई जो हैं ये सांसद रह चुके हैं। मलूक भाई, संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। सुचारिता जी आप भी पढ़िएगा। उस रिपोर्ट के हिसाब से जो इन्होंने कहा ना कि नाली साफ करने वाली बात, उस पर मैं बोल रहा हूँ। इस देश में जो लोग नाली साफ कर रहे हैं, जो लोग टॉयलेट साफ कर रहे हैं, जो लोग गंदगी साफ कर रहे हैं, जो लोग गटर साफ कर रहे हैं, उसमें से 92% लोग SC, ST और OBC से आते हैं और नॉर्दर्न इंडिया से आते हैं। तो आपने आज की तारीख में जो नॉर्दर्न इंडिया के लोगों का हाल कर रखा है वो आप ही का मंत्रालय संसद में बता रहा है। दूसरी बात, 2 बातें की हमारी भाजपा प्रवक्ता ने, सुचारिता जी, भाजपा प्रवक्ता ने और हाँ मलूक भाई ने भी कहा कि सेंसस मैं तो, और इन्होंने कोविड-19 का बहाना लिया। आपको पता है कि कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया में 143 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना सेंसस कर दिया है, जिसमें यूक्रेन भी आता है।
जहां युद्ध चल रहा है, यमन है, सीरिया है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है और नाइजीरिया है। मतलब ये इन कंट्रीज ने अपना सेंसस कर लिया, मगर विश्व गुरु जो प्रधानमंत्री हैं वो अभी हमारे देश का सेंसस नहीं। अच्छा चलिए, मुझे देखिए, मेरे पास समय कम है, मुझे ये बताइए, आप लोगों के ऑब्जेक्शंस हैं, उन ऑब्जेक्शंस को एक इलैबोरेट करके मैंने ग्राफिक्स के जरिए भी बताया, सुनिए, समझाने के लोगों को, क्योंकि आम लोगों को आसानी से इतना समझ नहीं आया हो शायद, इसलिए कोशिश थी हमारी। मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, संसद में अखिलेश जी की पार्टी महिला आरक्षण बिल के विरोध में होगी, चर्चा होगी, उसके बाद ये इस पर जब चर्चा होगी, आप विरोध में होंगे या समर्थन में होंगे? मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं, उससे पहले क्विकली 10 सेकंड। हाँ, बोलिए। भाजपा प्रवक्ता ने शाहबानो की बात की। शाहबानो, एक और बानो थी बिल्किस बानो, जिसके बलात्कार के बाद उसके बलात्कारियों को भाजपा एमएलए ने माला पहनाई थी, वो भी महिला थी, वो भी महिला थी। महिलाओं के बलात्कारियों को जो लोग माला पहनाए, वो हम लोगों को ज्ञान देंगे कि शाहबानो केस की बात बताएंगे और महिला आरक्षण की बात करेंगे। अब आपके सवाल पर आ जाते हैं। सुचारिता जी, देखिए क्या है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है। हमारी जो बड़ी नेत्री हैं आदरणीय डिंपल यादव जी, वो आज की तारीख में मजबूती से संसद में उत्तर प्रदेश के लोगों के मुद्दे उठा रही हैं। हम महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ओबीसी महिलाओं का क्या होगा, ये देश की जनता के बाद सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप लाइए, मल्लुक भाई आप बताइए कि जो आरक्षण दिया जा रहा है उसमें क्या रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होगा? ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं को क्या उसमें रिजर्वेशन मिलेगा? अगर ये सारी बातों को क्लियर कर दें तो हम बोलते हैं कि हमारा समर्थन है। नहीं, अगर ये बातें क्लियर कर दे, इसीलिए सत्र बुलाया गया, इसीलिए 3 दिन की चर्चा होगी। अजीत जी, उनको क्लियर कर दे तब ये समर्थन देंगे, नहीं क्लियर करे, मैं ये समझ नहीं रही हूँ। अगर प्रोपोर्शनेट संख्या बढ़ रही है तो उसके बावजूद अगर ये आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं, क्या ये इसलिए सिर्फ इसलिए तो नहीं है कि क्रेडिट ना मिल जाए भाई बीजेपी को कहीं किसी वजह से? अजीत जी। फराज किदवई साहब, इस बिल को, विमेन्स रिजर्वेशन बिल को इतना साल लगा, डेकेड्स लगा, उसका कारण यही था कि उस जमाने में शरद यादव और बाकी लीडर्स उन्होंने कहा था कि उस समय उसको मतलब ओबीसी का दर्जा उसमें जोड़ दिया जाए विमेन्स रिजर्वेशन में। उसी कारण ये एक्सटेंड हो गया इतना साल। अब आप फिर वही जो है आर्गुमेंट दोबारा ला रहे हैं। पहले तो विमेन्स रिजर्वेशन करिए ना, उसके बाद आप उसमें लगाइएगा जो भी बाकी अमेंडमेंट्स करिएगा, पर विमेन्स रिजर्वेशन कितने साल से रुका हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये अभी भी नहीं समझ रहा हूं, कुछ लोगों ने आर्ग्यू किया कि यदि सेंसस खत्म हो जाता तब यदि आप करते तो सदर्न स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। कैसे? उनका तो वैसे भी पॉपुलेशन घटा है और बिहार यूपी का बढ़ा है, और उसका मेन कारण है कि बिहार यूपी गरीब है। वहां पर जो फर्टिलिटी रेशो है 3.0 है और तमिलनाडु का 1.7 है। तो ये तो बड़प्पन की बात है कि 1.7 है तमिलनाडु का। अनम्यूट। तो इसलिए जो है इस पूरे डिबेट को पॉलिटिकल बना दिए। सब लोग रिजर्वेशन के प्रो हैं, बट कहीं ना कहीं तो परिसीमन लगाना ही ना पड़ेगा। हाँ, बताइए कब कीजिएगा? 2011 1971 से 2011 खराब है क्या? क्यों? आखिर वो तो 40 साल बाद। ये है बड़ा सवाल भाई। 71 से बुरा है क्या 2011 के? 2011 पे कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं नहीं भाई अभी जो है उसी पे कर लो। अरे भाई 15 साल अभी और बीत चुके हैं, आपका डेटा बदल चुका, पॉपुलेशन डेमोग्राफी बदली है। आप 1970 से नहीं बदला है क्या आपके अनुसार? मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं? थोड़ा पर्सपेक्टिव में लाइए डिबेट को ना। 1970 से तो बिल्कुल काया पलट हो गया है। मेरा ऑडियो, मैं म्यूट पे नहीं हूं, मैं ठीक हूं। वो आपकी तरफ से कट रहा था। हाँ बोलिए अब आ रहा है। देखिए बात है, जब तक आप पॉपुलेशन का सेंसस नहीं करेंगे, किस राज्य में कितनी आबादी बढ़ी या घटी, यहां तुक्के मारने से फ्लूक्स, जहां साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, यूपी में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा साहब, सदर्न स्टेट में तो घटेगा ही घटेगा साहब। कितना घटेगा कितना बढ़ेगा कोई आकलन नहीं, कोई मैथमेटिकल फिगर नहीं, बस अंदाजे से 50% दे दो रेस साहब। इज दिस द वे टू रन द कंट्री? भारत जैसे बड़े देश को रन करने का क्या ये अवैज्ञानिक तरीका है कि नहीं? आप फेल हुए। फराज किदवई ने एक लंबी फेयरनेस दिलाई, छोटे छोटे देशों ने सेंसस कर लिया, आपने नहीं किया। उसके बिना अब आपको 2029 में याद आ रही है। क्या बोल रही हैं?
देखिए, मैं एक चीज बस ये कहना चाह रही हूं कि अभी बहुत से सवाल है, वाजिब भी है उनमें से कई सवाल, लेकिन जब एक सत्र में इस पर चर्चा बुलाई गई है, खास तौर से चर्चा बुलाई गई है, तो उस चर्चा का हिस्सा बनकर हो सकता है उन सवालों के जवाब मिल जाएं। लेकिन एक ऐसी पहल है जो इतने सालों से कोशिश की जाती रही, लेकिन अब जाकर हुई है, तो समर्थन क्या इस पर नहीं बनता है? आप खुद से सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।